जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEVI 181 पर्यावरण अध्ययन। इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा है जैव विविधता, मूल्य एवं सेवाएं। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इस चैप्टर की थ्योरी प्लस जो इंपॉर्टेंट MCQ है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो देखेंगे। थ्योरी में हम इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको इस चैप्टर में जितने भी MCQ आएंगे वो आराम से आप एग्जाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट MCQ है जो एग्जाम में आए हैं वो किस टाइप के आए हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्षेत्र जहां प्रजातियां समृद्ध हो परंतु खतरे में हो उन्हें क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 34 आएंगे। जीव जंतुओं में कितनी प्रजातियां खतरे में हैं? 4000। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को। मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? सिक्किम इसका राइट आंसर आएगा। भारत में कितने हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? 4। किस देश में पौधों की 878 उच्च प्रजातियां पाई जाती हैं? मॉरिशस में। डालमा राष्ट्रीय उद्यान किस में है? झारखंड में है। हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में। भारत का पहला वन्य जीव रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो इसमें से 4 ऑप्शनों में से पश्चिमी घाट, और सबसे जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट भी पश्चिमी घाट ही है। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ थे जो हमने देखे। हम इसमें आगे इस चैप्टर के टोटल जो 17 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए थे, और इसमें थ्योरी की मदद से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें इस चैप्टर का परिचय देख लेते हैं जैव विविधता के बारे में, तो जिससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लगेगा इस चैप्टर में है क्या और किसके बारे में है। तो सबसे पहले देखते हैं, पृथ्वी का जन्म इस ब्रह्मांड में कितने वर्ष पहले हुआ? 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। और जीवन कब शुरू हुआ? 3.5 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ था। पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के प्राणी, इसमें शामिल होते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव। इसमें जैव विविधता, जो विविधता पाई जाती है उसे बोलते हैं जैव विविधता। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? एडवर्ड ओ विल्सन ने किया था। कब किया था? 1986 में किया था। पृथ्वी पर कुल 50 लाख से 5 करोड़ तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पृथ्वी पर क्या है? 7% भूभाग पर विश्व की आधे से ज़्यादा प्रजातियां रहती हैं। मतलब पृथ्वी के कुल भाग जिसका 7% है उस पर आधे से ज़्यादा प्रजातियां रहती हैं। इनकी तादाद ध्रुव पर कम है और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है। जो पृथ्वी को देखते हैं हम, ध्रुवों पर इनकी तादाद कम है और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है। भारत को 9 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मनुष्य अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूर्ति करने के लिए शुरू से ही जैव विविधता पर आश्रित है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो कुनीन मलेरिया के लिए, मोरफिन सर्पगंध पौधे के लिए, सर्पगंध पौधे से। और अगला है, जैव विविधता के आधार पर भारत विश्व में 6ठा स्थान है। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, ये आगे MCQ में आ सकता है। जैव विविधता के आधार पर भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर की मदद से सारे कॉन्सेप्ट। जैव विविधता किसे कहते हैं और इनके विभिन्न स्तर देखेंगे। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी सोल्ड असाइनमेंट और PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे। जैव विविधता, जैव विविधता को एक परिभाषा के दायरे में बांधना मतलब बहुत ही मुश्किल है। जैव विविधता के बारे में एक डेफिनेशन देना, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। लेकिन समय समय पर वैज्ञानिकों ने क्या है, जैव विविधता को अपने ढंग से परिभाषित किया है, अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो इसके आधार पर ये इसकी परिभाषाएं हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर प्रजातियों की संख्या क्या है। एक अंदाजे के अनुसार इस पृथ्वी पर कुल 50 लाख से 5 करोड़ तक जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव की प्रजातियां हैं। वैज्ञानिक सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख प्रजातियों की पहचान कर पाए हैं। करीब 1 करोड़ 20 लाख प्रजातियां जीव जंतु की हैं और करीब 50 लाख प्रजातियां पेड़ पौधों की हैं। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेट बताया है, कंफर्म नहीं है एकदम कितनी है। हमने क्या है, अभी तक इनकी कुल प्रजाति को हम पढ़ भी नहीं पाए हैं। समुद्री हिस्से की बात करें तो हम अभी तक 80% समुद्री हिस्से को रीड नहीं कर पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं। पृथ्वी पर इन प्रजातियों का बहुत ही असमान फैलाव है। करीब 7% भूभाग पर आधे से ज़्यादा प्रजातियां निवास करती हैं। ध्रुव पर कम है, भूमध्य रेखा पर प्रजातियां अधिक रहती हैं। इसका मतलब क्या है, प्रजातियों की संख्या पोल पर कम है और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है। ठीक इसी तरह व्यवस्था हमें पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। प्रजातियों की संख्या पहाड़ी की चोटी पर कम होती है। जैसे हम जमीनी स्तर पर आते हैं, ग्राउंड लेवल पर प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह भौगोलिक व्यवस्था में क्या है, समुद्री वातावरण में देखने को मिलती है। जो समुद्र भूमध्य रेखा के पास है उनमें ध्रुवों के
नज़दीक समुद्र से ज़्यादा जीव जंतु हैं और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा पर अधिक प्रजातियां होने का सटीक कारण पता नहीं है, इसका कोई एक्यूरेट रीजन नहीं पता है। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने इसका अंदाज़ा लगाया है और इस असमान फैलाव पर अपने अपने विचार रखे हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इन्हें देख सकते हैं। अगर हम इसको एक बार देखें तो देख लीजिएगा, भूमध्य रेखा पर क्या है, गर्म प्रदेश हैं। किसी भी प्रजाति को विकास के लिए अधिक समय, उनको क्या है, अपने विकास के लिए ज़्यादा समय मिलता है। और ठंडे ठंडे एरिया है, जहाँ पर ठंड प्रदेश है, वहाँ पर क्या है, प्रजातियाँ अपना ढंग से विकास नहीं कर पाती हैं। इसलिए क्या है, ध्रुवों पर कम होती है, ध्रुवों पर क्या है, ठंड ज़्यादा होती है, भूमध्य रेखा पर गर्मी ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जहाँ अधिक सूर्य की रोशनी मिलती है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अधिक भोजन बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु अपना भोजन लेते हैं और अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, इसलिए इन स्थानों पर भोजन मिलने के अधिक प्रजातियां रहती हैं। जैव विविधता के आधार पर जैव विविधता के स्तर, इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की जैव विविधता का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला लेवल है आनुवंशिक विविधता, पर दूसरा है प्रजातीय विविधता, तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता। तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे बारी बारी कि जैव विविधता के स्तरों को। पहला स्तर है, दूसरा, तीसरा, इन दो। तो सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिकी विविधता। तो इसके बारे में देखेंगे ये आनुवंशिक विविधता क्या होती है। आनुवंशिक विविधता से हमारा मतलब प्रजाति के सदस्यों के जीन समूहों में भिन्नता से है। प्रत्येक प्राणी में एक निश्चित गुणसूत्रों की संख्या होती है। इन गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं जो जीव की बनावट करते हैं। अगर इन गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन की संरचना में कोई बदलाव आ जाए तो एक नई प्रकार की नस्ल बन जाती है। तो इस प्रकार क्या है, आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे आपको पता होगा मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इन मौजूद जो जीन है कि विविधता के आधार पर मानव जाति कई तरह की नस्लें पृथ्वी पर पाई जाती हैं। जैसे यूरोप के लोगों की अलग नस्ल है, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग अलग नस्ल के हैं। पूर्वी क्षेत्र में जैसे आपने देखा होगा चीन, जापान, कोरिया लोगों की नस्ल अलग है, मतलब उनकी बनावट भी अलग है, हाइट भी अलग है, सब कुछ अलग मिलता है। बॉडी स्ट्रक्चर वो किसके कारण है, आनुवंशिक विविधता के कारण है। इसी तरह अफ्रीकी महाद्वीप में रहने वाले लोग अलग नस्ल के हैं। आनुवंशिक विविधता के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है, क्योंकि आनुवंशिक विविधताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती होती हैं। पर्यावरण किसी भी प्राणी में आनुवंशिक विविधता लाने में सबसे मुख्य कारण है। तो सबसे ज़्यादा आनुवंशिक विविधता का मुख्य कारण कौन सा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड क्या करता है, पर्यावरण उस आनुवंशिक विविधता पर खरा उतरता है और इसका कारण बनता है। क्योंकि ये विविधताएं क्या है, प्राणी को अपने वातावरण में तालमेल बिठाने के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद प्रकृति सिर्फ उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करती है जो उस समय के वातावरण के साथ सबसे बढ़िया तालमेल बैठा पाते हैं। जो प्रजातियां प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती वो इस संसार से खत्म हो जाती हैं। तो अब ये एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे डायनासोर है, उन्होंने क्या प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई, साइज में बड़े हो गए, उनके नष्ट का बहुत सारे कारण है। परंतु जैसे जैसे इससे समझ क्या मिलती है हमें, जो प्रकृति के साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे वो इस संसार से खत्म हो जाएंगे। अगला है प्रजातीय विविधता क्या होती है। इस प्रकार की विविधता से हमारा तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों से है। तो मतलब किसी क्षेत्र हो गया, कोई एक क्षेत्र ले लो, उसमें कुल प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें इसका मतलब हो गया प्रजातीय विविधता। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, पीपल, बरगद, रबड़ एक ही समूह के विभिन्न प्रजातियां हैं। इसी तरह शेर, चीता अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते हैं। पेड़, पृथ्वी पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव की लाखों प्रजातियां हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, एक अनुमान के अनुसार इस पृथ्वी पर कितनी है, 50 लाख से 5 करोड़ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां हैं। किसी भी क्षेत्र की प्रजातीय विविधता को नापने के लिए 2 पैमानों का उपयोग किया गया है। तो किसी भी क्षेत्र में देखेंगे प्रजातीय विविधता देखेंगे या देखना चाहेंगे, आप पढ़ना चाहेंगे या उस पर अध्ययन करना चाहेंगे, तो उसके लिए 2 पैमाने दिए गए हैं। पहला है प्रजातीय संख्या या समता। तो मतलब या तो क्या होगा, प्रजातीय संख्या देखेंगे, दूसरी प्रजातीय समता देखेंगे। तो प्रजातीय संख्या में क्या देखेंगे, इसका अर्थ है किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या से है, मतलब एक किसी क्षेत्र में टोटल कितनी प्रजातियां हैं। और प्रजातीय समता क्या है, इसका अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में आने वाले किसी भी प्रजाति के कुल सदस्यों की संख्या। तो मतलब इस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में एक प्रजाति के कुल सदस्यों की संख्या से डिपेंड करता है। प्रजाति स्तर पर जैव विविधता का क्रम क्या है, विहेटकर के अनुसार जैव विविधता के 3 अनुक्रम है। तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रजाति स्तर पर जैव विविधता के क्रम भी डिसाइड कर दिए। पहला है जैव विविधता अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा।
तो पहला अल्फा के बारे में पढ़ेंगे। इससे मतलब क्या है, किसी भी आवासीय क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या। तो मतलब किसी क्षेत्र में कुल प्रजातीय जो संख्या है उससे डिपेंड ये अल्फा विविधता होगी कि कुल प्रजातियों की संख्या कितनी है। बीटा विविधता में क्या है कि समान भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां। मतलब एक जैसा समान भौगोलिक क्षेत्र हो और अलग अलग आवासीय क्षेत्र हो और उनमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं गुजरात का जो समुद्री क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र और अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा विविधता बोलते हैं। गामा विविधता में क्या होगा, तो गामा विविधता में भौगोलिक क्षेत्र एक समान आवासीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों से है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं गोवा के तटीय समुद्री क्षेत्रों में प्राणियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, वे बंगाल की खाड़ी के तटीय समुद्री क्षेत्र से भिन्न है। इस तरह की प्रजातियां विविधता को हम गामा विविधता बोलते हैं। तो ये गामा विविधता के बारे में हो गया। अगला लास्ट तीसरा स्तर क्या था हमारा, पारिस्थितिक विविधता। तो इसमें क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं। ये वन पारिस्थितिक तंत्र, चारागाह पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र, नदी, समुद्र, तो इस प्रकार के जो कई पारिस्थितिक तंत्र हैं, इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों के पर्यावरण में बहुत सारा डिफरेंस है। उनमें तापमान भी अलग है, वर्षा भी अलग अलग होती है, नमी भी अलग आती है। तो मतलब बहुत सारी भिन्नता पाई जाती हैं। इन सभी विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव की जो प्रजातियां पाई जाती है ना, उनमें क्या है, उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक विविधता बोलते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखेंगे जो पेड़ पौधे हो गए, उनकी प्रजातियां वनों में पाई जाती हैं और इनका रेगिस्तान में मिलना बहुत ही मुश्किल है। जो पेड़ पौधे वनों में पाए जाएंगे वो मरुस्थल में कैसे पाए जाएंगे। इसी तरह क्या है, जीव जंतु हो गए, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु तालाब में पाए जाएंगे वो समुद्री परितंत्र में नहीं मिलेंगे, जो समुद्री परितंत्र में होंगे वो तालाब में नहीं पाए जाएंगे। तो ये किसका उदाहरण था, हमारा पारिस्थितिक विविधता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र विस्तार के बारे में समझाइए। जो भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं और आए भी हैं, जो कि हमने एमसीक्यू देखे हैं और जो आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं उनसे। तो भारत को 9 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। पहला भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी, तीसरा पश्चिमी भारतीय मरुस्थल, गंगा का मैदान, असम, मध्य भारत, मालाबार, दक्षिणी भाग, अंडमान। तो ये जो 9 भाग है, तो भारत को क्या है, 9 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया। अब इसमें जानेंगे इसकी खास खास बातें, जो हमने 9 बांटा है, 9 के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी खास खास बातें। तो पहली बार पढ़ते हैं पश्चिमी हिमालय की। तो भौगोलिक क्षेत्र हो गया एक पश्चिमी हिमालय, उसमें क्या है, उत्तरांचल के कुमायूं से उत्तर पश्चिम में कश्मीर तक पश्चिमी हिमालय फैला हुआ है। जलवायु समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर इस क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके भी 3 उपक्षेत्र हैं, जो क्या है, अर्ध पर्वतीय क्षेत्र, शीतोष्ण पहाड़ी प्रदेश और उच्च पर्वतीय क्षेत्र। जो अर्ध पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी खासियत क्या है वो पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, जो समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई से लेकर 5000 फीट तक फैला है। इन क्षेत्रों में साल भर वर्षा 80 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसकी हाइट पता लग गई, इसमें बारिश पता लग गई। इस क्षेत्रों के वनों में लकड़ी के वृक्ष जैसे साल, शीशम, खैर आदि के शुष्क क्षेत्रों में बांस, बेर, किक्कर के जंगल बहुत पाए जाते हैं। समुद्र तल में 3 से 5000 फीट की ऊंचाई पर चीड़ के वृक्ष अधिकतम पाए जाते हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन क्या निकला, चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, 3000 से 5000 फीट के अर्धपर्वतीय क्षेत्र पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में गर्मी का मौसम अप्रैल से जून तक होता है। अगला इसका कौन सा है, शीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्र। इसमें समुद्र तल से 5000 फीट से लेकर 11675 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र शामिल होते हैं। इन इलाकों में साल भर वर्षा लगभग कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। इसमें कितनी होती थी, 80 से 200 सेंटीमीटर। और चोटियों पर बर्फ पिघलने के कारण यहाँ वातावरण में काफ़ी नमी रहती है। 5500 की ऊंचाई पर चीड़ का स्थान नीली चीड़ के वृक्ष लेते हैं। जहाँ पहले चीड़ पाए जाते थे, अब कहाँ पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे इसमें, नीली चीड़ के। 6000 फीट की ऊंचाई पर माजुकल, चिनार, टेक्सस आदि वृक्ष प्रमुखता से मिलते हैं। चिलगोजे के वृक्ष भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अब से एमसीक्यू क्या पूछेगा, नीली चीड़ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं,
तो शीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्र में। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं उच्च पर्वतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या है, 12,000 फीट की ऊंचाई से जो ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र होंगे वो उच्च पर्वतीय क्षेत्र आएंगे। इस क्षेत्र में बारिश नहीं के बराबर होती है और यह क्षेत्र सारा साल बर्फ से ढका रहता है, तो यहाँ पूरा साल बर्फ रहती है। लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष कौन से होते हैं, होते ही नहीं है यहाँ पर। वनस्पति का विकास न के बराबर होता है, यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पर अगर हमारे भारतीय सैनिक रहते हैं तो क्या है, वो इतनी ठंड में रहते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, तो वहाँ क्या है, वो बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और वहाँ सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ बर्फ़ भी रहती है, बर्फ़ के कारण ठंड रहती है। अगर वहाँ थोड़ी बहुत हवा चलती है तो उसके कारण ठंड बढ़ जाती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं मिलते हैं। इस क्षेत्र में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पौधे पीटन टिला, पुरुमिला, एनीमोन इत्यादि पाए जाते हैं। अगला देखते हैं हम पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में क्या है, नेपाल से लेकर उत्तर पूर्व में भारत के अरुणाचल प्रदेश तक यह फैला हुआ है। यह प्रदेश पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा गर्म है, तो मतलब यह इसकी हाइट कम है और वहाँ जो पहले पड़ा था पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, इसमें थोड़ी कम रहती है, जिसके कारण यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, बर्फ़ कम पड़ती है। यहाँ लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष हिमालय क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। प्रजाति विविधता, वनस्पति विविधता पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा होती है। ऊंचाई और मौसम के हिसाब से इस भौगोलिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। इसके भी 3 हैं, अर्ध पर्वतीय, शीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र। सेम तीनों भाग हैं जो ऊपर हमने पढ़ाए गए थे। तो इसमें भी क्या है, आपको सेम हाइट, उनके पौधों के बारे में बताया जाता है, जो तीनों में आप पढ़ सकते हैं, जो कि तीनों की डिटेल दी गई है। अगला पढ़ते हैं पश्चिमी भारतीय मरुस्थल। इस क्षेत्र में क्या है, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, दक्षिण हरियाणा के भाग शामिल है। इसमें गुजरात के कुछ पार्ट शामिल है और हरियाणा का ओनली दक्षिणी भारत इसमें शामिल है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। मौसम बहुत गर्म शुष्क होता है। इस क्षेत्र के शुष्क वनस्पतियाँ मिलती हैं जैसे किक्कर, बेर, आक और साल, वडोरा इत्यादि इसमें शामिल है, इस जैसे पौधे मिलते हैं। तो पश्चिमी भारतीय मरुस्थल तीसरी कैटेगरी होगी। चौथी में देखेंगे गंगा का मैदान। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र तक यह फैला हुआ है। सालाना वर्षा कितनी होती है इसमें, 70 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वनस्पति मिलती है। निचले गंगा के मैदानों में अशोका, आम और इस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान में जट्रोफा, जाग, किक्कर, आम, नीम, बरगद, पीपल इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा के डेल्टा क्षेत्र में राइजोफोरा के जंगल सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन, नारियल और इस प्रकार के आदि वृक्ष इसमें मिलते हैं। तो ये गंगा के मैदान है। असम क्षेत्र देखेंगे, असम क्षेत्र में क्या खासियत है, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ कितनी वर्षा होती है, 1000 सेंटीमीटर से लेकर 1500 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इस क्षेत्र में नागालैंड, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ब्रह्मपुत्र घाटी इसमें शामिल है। अत्यधिक वर्षा, तापमान की आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। इस क्षेत्र में मुख्य वृक्ष कौन से हैं, साल, चंपा और ये वृक्ष पाए जाते हैं। घास ये पाए जाते हैं, मच्छरों को खाने वाले पौधे और इस प्रकार के बहुत सारे पौधे मिलते हैं। मध्य भारत की बात करते हैं। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात के कुछ क्षेत्रों के अलावा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी आती है। इस क्षेत्र में बारिश कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होती है और यहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं। मालाबार, इस क्षेत्र में क्या है, गुजरात में सतपुड़ा की पहाड़ियों से लेकर पश्चिमी समुद्री तट कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो मालाबार बहुत लंबा क्षेत्र है जो कि गुजरात के कहाँ से, सतपुड़ा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 4 अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो 4 अलग प्रकार के वन है, कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये इस वनों की खासियत क्या है, ये वन पश्चिमी घाट, अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र, मैसूर पठार में पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र में क्या मिलता है, ये लौंग, अर्जुन, अशोका वृक्ष मिलते हैं। अगला कौन सा है, मिश्रित पर्णपाती वन। यहाँ वार्षिक वर्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें सागवान, शीशम, खैर, चंदन इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इस वन में क्या है, नीलगिरी, तीन घाटी पठार और 1530 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं।
इन वनों को सोलह वन भी कहते हैं। इस क्षेत्र की मुख्य वनस्पति चंपा इत्यादि हैं। अगले प्रकार के वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन। ये कहाँ मिलते हैं? तटीय समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाने वाली वनस्पतियाँ कौन सी हैं? ये इनकी वनस्पतियाँ हैं। अगले प्रकार के वन है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग क्षेत्र में क्या है? पश्चिमी घाट के अलावा इस क्षेत्र में दक्षिणी भारत के सभी भाग आते हैं, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्र शामिल है। सालाना बारिश 100 सेंटीमीटर होती है। भूमि अत्यधिक ऊंची नीची होने के कारण क्या है? पथरीली मिलती है। इस क्षेत्र के वनों की मुख्य वनस्पति कौन सी है? सागवान, चंदन, कटवा, लौंग, काली मिर्च, आंवला, नारियल इत्यादि इसमें क्या है? मुख्य वनस्पति पाई जाती हैं। लास्ट है हमारा 9वां पार्ट, इसमें है अंडमान। इस क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र आता है, जिसमें छोटे बड़े कई द्वीप समूह है। भूमध्य रेखा के पास स्थित है। भारत के सुदूरवर्ती दक्षिण बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ की वनस्पति भारतीय मलय वनों का मिश्रण है। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार, पर्णपाती, दलदली, तटीय वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य वनस्पति इतने प्रकार की है: रबड़, गुर्जन, बांस, ताड़, लौंग, नारियल इत्यादि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता की उपयोगिता क्या है? इनके क्या क्या फायदे हैं? तो इसकी देखेंगे जैव विविधता की उपयोगिताएं। हमारे जीवन में क्या है? जैव विविधता बहुत ही उपयोगी है। पारिस्थितिक महत्व और सामाजिक आध्यात्मिक मूल्य के लिए अत्यधिक उपयोगी है जैव विविधता। मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरुआत से किस पर निर्भर है? जैव विविधता पर निर्भर रहा है। आज जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हम गैर उपयोगी लगते हैं, वे भविष्य में मनुष्य जाति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पता नहीं कल क्या इन्वेंशन हो जाए, क्या जरूरत पड़ जाए, वो उपयोगी हो सकते हैं। मैकनीली ने उपयोगी के आधार पर जैव विविधता की उपयोगिता को निम्न भागों में बांटा है। तो मैकनीली है एक, उसने क्या है? उपयोग के आधार पर जैव विविधता को बहुत सारे भागों में बांटा है। पहला है उपभोक्तात्मक उपयोग, उत्पादक, वैज्ञानिक मूल्य, आध्यात्मिक सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, पारिस्थितिक संतुलन मूल्य और वैकल्पिक मूल्य। उपभोक्तात्मक उपयोग है, इसमें देखेंगे हम जैव विविधता उत्पादों को प्रकृति से प्राप्त करके और उनका उपयोग करते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं उसकी क्या बोलते हैं? उपभोक्तात्मक उपयोग बोलते हैं। इसमें आ गया भोजन। इसमें बहुत खास पॉइंट है, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनकी हजारों प्रजातियां हैं और उनका उपयोग करते हैं हम किसके लिए? भोजन के लिए। मानव ने अब तक लगभग 5000 पादप प्रजाति को भोजन के रूप में प्रयोग किया है, लेकिन विश्व का 85% अनाज कौन देता है? 20 पौधों की प्रजातियों से प्राप्त होता है। मतलब विश्व का 85% जो राशन है, भोजन है, वो पौधों की 20 प्रजातियां ही हमें देती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन है? गेहूं, मक्का, चावल, जौ, बाजरा इसमें शामिल है। ताजे जल की और समुद्री मछलियों हमें भोजन का बहुत बड़ा भाग प्रदान करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश अति चराई, वन कटाई, प्राकृतिक भूमि को कृषि भूमि में बदलने के कारण हमारी बहुत सी उपयोगी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं या बहुत सारी विलुप्त हो चुके हैं। इससे पहले कि ये विलुप्त हों, हमें इन उपयोगी प्रजातियों के गुणसूत्रों को सुरक्षित कर लेना चाहिए। अगला है रेशे। पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां जैसे कि नारियल, कपास, सन, जूट, इसमें क्या है? रेशे मिलते हैं। और भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है। रेशम के कीड़ों से हमें रेशम मिलता है। इनका भोजन हम अपने दैनिक उपभोग के लिए करते हैं। अगला आ गया औषधियाँ और दवाइयाँ मिलती हैं। विश्व की लगभग 75% आबादी दवाइयों के लिए पेड़ पौधों पर, उनके अर्क पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर कुनीन जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, हमें सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है। पेनिसिलिन एक रोग है जो निरोधक दवा है जो हमें फफूंद पेनिसिलिनियम से मिलती है। कैंसर के उपचार के लिए टैक्सोल हमें यूपेड की छाल से मिलता है। हृदय रोग के उपचार के लिए हमें डिजिटिलिन हमें फोक्सग्लोब नामक पौधे से प्राप्त होती है। मॉर्फिन हमें अफीम के पौधे से मिलती है जो दर्द निवारक कार्य करती है। रेस्प्रीन जो हमें सर्पगंध से प्राप्त होती है, यह रक्त दबाव, मानसिक परेशानी को कम करने में काम आती है। औषधि और दवाइयाँ भी हमें पेड़ पौधे और उनकी जैव विविधता के आधार पर मिलती हैं। ईंधन में देखेंगे, पुरातन काल से क्या है? मनुष्य पेड़ पौधों से ईंधन प्राप्त करता है, जिसका उपयोग क्या है? खाना बनाने में करता है। जीवाश्म ईंधन जैसे क्या हो गया? कोयला, पेट्रोल इत्यादि क्या है? जैव विविधता के भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के बदलाव का परिणाम है। और ये ईंधन कितने बने? लाखों करोड़ों वर्ष लगे इनको बनने के लिए। इनका उपयोग मनुष्य क्या है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। दूसरा लेवल कौन सा हो गया? उत्पादक।
उत्पादक में देखेंगे मनुष्य जैव विविधता से उपयोगी वस्तुएं प्राप्त कर बाजार के लिए उत्पाद तैयार करता है। तो जैसे मनुष्य होगा वो क्या है, जैव विविधता भरी उसके पास चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी प्रजातियां हैं, तो उनकी उसके लिए उपयोगी है। उससे क्या करेगा, जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनसे बाजार में लेके जाएगा और उत्पाद तैयार करेगा और अपना आर्थिक लाभ लेगा। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, लकड़ी, लुगदी, कागज, रबड़, प्लाईवुड, चमड़ा इत्यादि आते हैं। उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति जैव विविधता से होती है। इसी तरह मछलियाँ, झींगे, मांस से बनी वस्तुएं तैयार कर हम बाजार में बेचते हैं। अगला है वैज्ञानिक मूल्य। वैज्ञानिक मूल्य क्या है, जंगली जीव जंतु, पेड़ पौधे जीन बैंक का कार्य करते हैं, जिनका उपयोग वैज्ञानिक कृषि एवं पशुपालन, प्रजनन अनुसंधान में उन्नति के लिए करते हैं। बहुत से पेड़ पौधे जैसे मटर, जीव जंतु जैसे चूहे, बंदर आदि का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए करते हैं। तो मतलब बहुत सारे जीव जंतु है, जैव विविधता है, जिसमें क्या है हम अपने वैज्ञानिक मूल्य के लिए उनका उपयोग करते हैं। औषधियों का उपयोग मनुष्य पर करने से पहले वैज्ञानिक क्या करते हैं, जंगली जीव जंतुओं पर इनका उपयोग करते हैं। जंगली प्रजातियों के उपयोगी जीनों का प्रयोग वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की उन्नत किस्मों को बनाने के लिए करते हैं। अगला है आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य। तो इसमें देखेंगे जैव विविधता पृथ्वी पर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य को बढ़ावा देती है, मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार लाती है। हमारे अधिकतर शहरों में, आवासीय क्षेत्र में बहुत तंग भीड़ भाड़ वाले लोग खुली हरी भरी जगह में घूमना पसंद करते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे, पक्षी, स्तनधारी जीव, मछलियाँ, सुंदर फूल अपनी सुंदरता के लिए प्रशंसा पाते हैं और इन सुंदर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को देखने के लिए मनुष्य जीवन में उमंग उत्साह का संचार होता है। बहुत से पेड़ पौधे जीव जंतु का राष्ट्रीय गौरव के स्तंभ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, मोर है, राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त किया है। भारतीय कानून में इन पशु पक्षियों का शिकार करना अवैध है। लोगों के प्राकृतिक क्षेत्रों में घूमने के कारण अर्जित की गई आय को इन जैव विविधता वाले क्षेत्रों को संरक्षित करने में खर्च किया जाता है। इससे पारिस्थितिक पर्यटन की अवधारणा का जन्म होता है। तो इस प्रकार ये क्या है, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य भी अपना जीवन में रखते हैं। सामाजिक मूल्य, जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण क्या है, वनों में रहने वाले आदिवासी अपने प्राकृतिक आवास घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जिससे उनका सामाजिक ढांचा छिन्न भिन्न हो गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के सामाजिक जीवन की रक्षा करें। ऐसी कार्रवाई न करें जिनसे उनका प्राकृतिक निवास, उनका सामाजिक ताना बाना नष्ट हो जाए। टिहरी बांध, सरदार सरोवर परियोजना, इसके लिए सामाजिक संस्थानों का विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि इन परियोजनाओं का सबसे ज़्यादा प्रभाव आदिवासी जातियों पर हुआ है। तो सामाजिक मूल्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नैतिक मूल्य, जैव विविधता में नैतिक मूल्य से हमारा अभिप्राय है इस प्रकृति में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे एक समान रूप से रहने का अधिकार है। हम नैतिक मूल्य स्थापित करें। जियो और जीने दो, फौज में एक फेमस नारा है, जियो और जीने दो, जिसमें क्या है कि उनको भी जीने दो और उनका तरीका भी उन्हें रखने दो। ना उन्हें परेशान करो, ना वो आपको परेशान करेंगे की नीति पर चल सकते हैं। हमारे देश में पुरातन काल से ही लोग प्रकृति के पुजारी रहे हैं। तुलसी, पीपल, बरगद पेड़ों की पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार इनके कई नैतिक मूल्यों का हम पालन कर सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन मूल्य, जैव विविधता पर क्या है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इससे क्या है, पेड़ पौधे संतुलन बनाए रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जिससे क्या है हमें उपयोगी ऑक्सीजन मिलती है, टेम्परेचर बनाने में हमारा मदद करते हैं और वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। वैकल्पिक मूल्य, जैव विविधता के ऊपर वर्णन किए गए सभी उपयोगी अतिरिक्त हमारी जीवन शैली को सुधारने में विशेष योगदान देते हैं। तो कौन से वैकल्पिक मूल्य हैं, जो पेड़ पौधों के आर्थिक महत्व, ये हो गया। इससे क्या मिलता है हमें, पेड़ पौधों से गोंद, रबड़, लकड़ी, औषधियाँ मिलती हैं, जिससे क्या है हम व्यापार कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो जाती है। जीव जंतुओं के आर्थिक महत्व हो गई, ये पृथ्वी पर उपभोक्ता का कार्य करते हैं। हमारे क्या है, हाथी के दांत बेचते हैं हम, चमड़ा, मोती, भोजन इनसे हमें प्राप्त होता है, हमारा वैकल्पिक मूल्य मिलते हैं। सूक्ष्म जीवों के आर्थिक महत्व, ये प्रकृति में अपघटन का कार्य करते हैं, प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इससे क्या है, उद्योगों में शराब, बियर, सिरका आदि बनाने में उपयोग होता है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आनुवंशिक जैव विविधता कर चुके हैं हम, प्रजातीय विविधता कर चुके हैं, पारिस्थितिक विविधता कर चुके हैं। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, पादप जगत से प्राप्त होने वाली किन्हीं 4 प्रमुख औषधियों के बारे में पूछा है इन्होंने। कुनैन नामक दवाई किसका इलाज करती है, मलेरिया का इलाज करती है। कहाँ से प्राप्त होती है, सिनकोना लेडजिसियाना नामक वृक्ष से, छाल से यह बनती है। मार्फिक नामक जो दवाई है वो क्या है, दर्द कम करने में काम आती है। यह दवाई क्या है,
पोपेवर सोमनिफेरम नामक वनस्पति से प्राप्त होती है। तो क्या है, पादप जगत से प्राप्त होने वाली 4 प्रमुख औषधियों का बारे में जिक्र किया है। पहला कुनेन, दूसरा मॉर्फिन, तीसरा है टोक्सेल नामक दवा। टोक्सेल का क्या करती है, बैक्टेटक नामक पौधे से प्राप्त होती है और कैंसर का इलाज करती है। अगला है एप्स्टीन नामक दवा, जो क्या है, बीपी के रोग को कंट्रोल करती है, उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करती है। और यह दवा किससे मिलती है, हमें राइबोट्किया सेरेपेनिटाना से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता। जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र अथवा तप स्थल क्या होते हैं। तो हॉटस्पॉट के बारे में बात कर रहा है, हॉटस्पॉट क्या होते हैं और प्रमुख हॉटस्पॉटों के इसने नाम पूछे हैं कि प्रमुख हॉटस्पॉट कौन से हैं। तो इसमें देखेंगे विश्व के ऐसे स्थल जहां जीव जंतु प्रजातियों को स्थान संरक्षण प्राप्त हो रहा है किंतु उनकी संख्या लगातार घट रही है, तब स्थल हॉटस्पॉट कहलाते हैं। तो मतलब विश्व के ऐसे स्थल जहाँ क्या है, जीव जंतुओं और जो उनकी प्रजातियां हैं उनको स्थान संरक्षण प्रदान किया गया है, परंतु उनकी संख्या फिर भी क्या है, लगातार घट रही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। विश्व में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगा जो जैव विविधता से भरे हुए हैं किंतु वहाँ जीवों को प्राकृतिक आवास धीरे धीरे कम हो रहा है और संकटग्रस्त जैव प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट की बात करते हैं। पहला है हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया का फूल वाले पौधे का क्षेत्र, कोलंबिया देश का चाको प्रदेश, पश्चिमी इक्वाडोर, ब्राज़ील की उच्च भूमि, पूर्वी ब्राज़ील के अटलांटिक तटीय वन, मध्यवर्ती चिली, आइवरी तट, तंजानिया वन क्षेत्र, पूर्वी मेडागास्कर के फूल वाले पौधों का क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, प्रायद्वीपीय मलेशिया, उत्तरी बोर्नियो, फिलीपींस, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू कैलेडोनिया इसमें आते हैं। भारत में जैव विविधता के तप स्थल कौन से हैं, इसकी संक्षिप्त से चर्चा कीजिए। तो भारत में हॉटस्पॉट का जिक्र किया गया है। भारत में जैव विविधता के अति संवेदनशील 2 क्षेत्र हैं। पहला है पश्चिमी घाट और दूसरा है इसमें पूर्वी हिमालय। तो इनमें हॉटस्पॉट का हम जिक्र करेंगे। इससे क्या है, पश्चिमी घाट में सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ताप्ती नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह 1600 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु पर विस्तृत है। समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। 500 से 16 मीटर की ऊंचाई पर लंबाई पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में वृक्षों की ऊंचाई 40 से 60 मीटर तक पाई जाती है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर वृक्षों व पादपों की 100 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वृक्षों की प्रजातियों की इसमें कहीं अधिक विविधता संभव देश में कहीं नहीं पाई जाती। वृक्षों की 1650 प्रजातियाँ तो ऐसी हैं जो केवल पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है, पश्चिमी घाट पर मिलती हैं। और यहाँ पर क्या है, घने और कठिन वन वन्य प्राणियों की दृष्टि से भरपूर हैं। देश के उभयचरी जीवों की श्रेष्ठ विशेष प्रजातियाँ सबसे अधिक यहीं पाई जाती हैं। 21वीं प्राणियों की संख्या तो हैरान करने वाली है। यहाँ अगस्तमलई पहाड़ियाँ, साइलेंट वैली, न्यू अमामबालाम संरक्षण स्थल जैव विविधता के प्रमुख केंद्र हैं। अगला है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय क्या है, 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ यह पर्वतीय प्रदेश सदाबहार वनों से ढका हुआ है। यहाँ मैग्नो लाडकोए और विंटर केसिया जैसे क्या है, आरंभिक परिवार तथा मंगोलिया बेतुला जैसे प्राचीन वंश पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे कहीं उपलब्ध नहीं है। पूर्वी हिमालय में 1780 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण वन पाए गए हैं। अब देखते हैं एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैं बात करते हैं जैव विविधता का क्या अर्थ है। तो जैव विविधता से तात्पर्य जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की अलग अलग प्रजातियों में पाए जाने वाली भिन्नता से है। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है ये हम पढ़ चुके हैं। आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकीय विविधता होती है। पर्यावरण होश का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के प्रदूषण अथवा नुकसान से जैव विविधता कम हुई है। जीवों की अनेक प्रजातियां खत्म हो गई है तथा कई प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। जीन क्या है, जीन किसी भी प्रजाति की विरासत इकाई में पाए जाने वाले मौलिक गुण हैं जो प्रजाति विशेष की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप स्थानांतरित हो जाते हैं। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है, गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है और यहाँ कौन सा पशु पाया जाता है। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तरांचल में है और इसका मुख्यतः पशु कौन सा है, बाघ है।
वे कौन से दो प्राणी हैं जो विगत कुछ वर्षों में लुप्त हो गए हैं? भारत का चीता, मॉरिशस का डोडो पक्षी। भारत में वर्तमान में कितने जीवमंडल संरक्षण स्थल हैं? तो इसका आंसर होगा 14। भारत में वन्य जीव संस्था कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध भारत के एक चिड़ियाघर का नाम बताओ। तो सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध चिड़ियाघर कौन सा है? नंदन कानन चिड़ियाघर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। WWF क्या है इसकी फुल फॉर्म, और इसका वन्य जीव जीवन का चिन्ह कौन सा है? WWF है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इसका वन्य जीवन निशान क्या है? लाल रंग का पांडा है, जो एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है, जो जल्द ही विलुप्त हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अपूर्ण आवास से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। वन्य जीव जगत का आंशिक रूप से नष्ट हुआ वन्य जीव जगत का आंशिक रूप से नष्ट हुआ निवास अपूर्ण आवास कहलाता है। किसी नगर के लिए निकट स्थित वन की पट्टी अपूर्ण आवास का मिसाल है। किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए जिनसे दवा तैयार की जाती है? सर्पगंधा और सिनकोना। तप्त स्थल हॉटस्पॉट किन्हें कहा जाता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? वन्य पौधे प्राणियों के संपन्न स्थायी निवास स्थान जिन पर वर्तमान में खतरा मंडरा रहा हो उन्हें तप्त स्थल बोलते हैं। स्थानिक प्रजाति से आप क्या समझते हैं? वह प्रजाति जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है स्थानीय प्रजाति कहलाती है। प्रजाति समृद्धता से आप क्या समझते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र में वन्य जीवों की तादाद को प्रजाति समृद्धता कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप बता सकते हैं। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 में। तब तक के लिए जय हिंद,